बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास किन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है। एक तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास रेस्ट में उनके साथ, एंड सेकेंडली जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं उनके साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ डील कर रहा है। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देखें कि एक्सटर्नल फोर्स मींस कोई भी फोर्स जो एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है, और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे उसके साथ साथ नेट फोर्स भी इंक्लूड हो रही है कि नेट फोर्स जो अप्लाई होगी, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पे क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। लेट सपोज कि ये जैसे फुटबॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई अप्लाइड फोर्स है किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, और उन सब फोर्सेस अगर कोई अप्लाई हो भी रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात क्यों करें कि लेट सपोज इस पर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई हो भी रही हैं, लेकिन वो अगर सारी आपस में उनका जो सम करें और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, इसका मतलब है इसके ऊपर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। नेट फोर्स अगर ज़ीरो होगी तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब और अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर अगेन कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही, ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इसके ऊपर ज़ीरो होंगी, तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास ऐसी कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, कोई हमारे पास हम जैसे बॉल को किक करते हैं ना, वो चली जाती है, थोड़ी कुछ टाइम के बाद आगे जाके रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना उसको रेजिस्ट करती है, उसके मोशन को अपोज करती है, तो थोड़ी देर के बाद जाके वो रुक जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, अगर वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो है तो उसका क्या मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। अगर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि उसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, कोई उस पर एक्स्ट्रा नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो भी उसकी वही स्पीड रहेगी, तो चेंज इन स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और जब चेंज इन स्पीड हमारे पास ज़ीरो होगी, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं की जा रही, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है। अब इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई और फोर्स उसको रोकेगी नहीं। जैसे हमने बॉल फेंकी, ठीक है, या फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक लिया, या लेट सपोज आगे से किसी बंदे ने उसको पाँव से रोक लिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी मोशन को ब्रेक लगी, रुक गया। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, सॉरी, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई और उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी और वो मूव नहीं करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें एक और क्या चीज़ समझ में आती है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेचुरल उसका बिहेवियर है ना, वो ये है कि वो अपने मोशन को सेम ही रखना चाहता है, यानी कि अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। ठीक है, वो अपने चेंज को ना अपोज करता है। ठीक है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में ही रहना चाहेगा, अनलेस कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी रिजेबल करती है इनर्शिया के साथ। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया और लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ भी यही कहता है ना, क्योंकि वो भी तो चेंज को नहीं रेजिस्ट ही करता है, मतलब वो चेंज अपने अंदर लेकर ही नहीं आता अनलेस कि उस पर कोई चीज़ उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट की जा रही हो। ठीक है, तो इस इनर्शिया में भी यही होता है, ये भी रेजिस्ट करती है जब इसके आगे कोई हमारे मतलब चेंज आ रहा हो। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज जो ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है वो बस की ली जाती है कि अगर हम लोग एक बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर सडन वो जो है ना कोई टर्न लेती है, किसी कर्व पे वो जाती है, तो हमारा जो है ना वो मोशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट एकदम हम लोग ऐसे, तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी उस पुरानी डायरेक्शन में, अपनी उस पुरानी पोजीशन में कंफर्टेबल होते हैं, हम उसमें कुछ चेंज चाह नहीं रहे होते। तो जैसे ही वो बस जो है वो टर्न लेती है सडन, तो हम लोग दूसरी उसके अपोजिट साइड पे जो है ना वो फ़ौरन जाते हैं। ठीक है, अपनी पुरानी पोजीशन पे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को। इसी तरह अगर अचानक हम लोग बस आगे जा रही है तो वो हमारा भी एक, हम तो नहीं मूव कर रहे लेकिन स्टिल हमारा वो जो बिहेवियर है वो आगे की तरफ है, लेकिन एकदम अगर ब्रेक लगेगी तो हम सडनली एकदम आगे की तरफ जाएंगे। तो यही है कि वो हम लोग अपने आप को जो है ना, ये इनर्शिया की वजह से होता है, हम लोग रेजिस्ट कर रहे होते हैं उस चेंज को। अब ये रेजिस्टेंस किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि अगर
कोई ऑब्जेक्ट है उसका कम मैस है तो वो कम रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा जिसका मैस है तो वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी है इससे कि अगर कोई बंदा है उसको अगर जो है ना, अगर कोई जिसका ज़्यादा वेट है या मैस आप उसको कह लें, हम लोग उसको इजीली रेजिस्ट कर सकते हैं। वो अपने अगर कहीं भाग रहा है उसको अगर हमने रोकना है, लेट सपोज, ठीक है, और एक कोई छोटा बच्चा है वो भाग रहा है, तो हम लोग छोटा बच्चा तो उसको हम जल्दी से पकड़ के रोक लेते हैं, लेकिन वो बड़ा है तो उसको हम लोग पकड़ने की ऐसे एकदम उसके आगे आने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उसका मैस है। जैसे आप समझ लें जैसे कोई बाइक पे, साइकिल पे, छोटे साइकिल पे अगर स्पीड में आ रहा है तो कुछ भी है, हम लोग उसको आगे आके पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर वो ट्रक है तो हम आगे जाने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है इसका मैस ज़्यादा है, ये ज़्यादा अपोज करेगा अपने इमोशन को, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा मैस है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करवाएगा। और इसके अलावा एक और इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स का टॉपिक था वो भी ये था, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इंटरनली भी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स अप्लाई होती है। जैसे अब बस के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं कि अब बस की जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मूव कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर और बहुत सारी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, देन उसकी अपनी जो अप्लाइड फोर्स है जिससे वो मूव कर रही है, ठीक है, वो फोर्सेस तो हैं। लेकिन इंटरनली भी कुछ फोर्सेज हैं, जैसे इंटरनली अंदर बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, इंटरनली जो सीट्स हैं उनका एक वेट है, वो जो है ना उसका वो फोर्स की तरह बस पे अप्लाई हो रही है, उसका कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। हम लोग हम अंदर से बस को, सीट्स को आगे पीछे करते रहें, ठीक है, या उनके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करें तो उससे बस की वेलोसिटी पे, उसकी स्पीड पे, उसकी बाकी चीज़ों पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसके मोशन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो ये इंटरनल फोर्स होती है। तो इस तरह एक्सटर्नल फोर्स की हम लोग बात इस वजह से करें क्योंकि उससे अफेक्ट होगा। और उसके अलावा आप लोगों की बुक में कॉइन्स की एक्टिविटी भी है कि अगर हम लोगों ने एक पेपर के ऊपर एक कॉइन्स लगाए हैं, और हम लोग ये अक्सर हम लोग भी एक्टिविटी करते होते थे कि अगर एक पेपर है उसके ऊपर, शीट के ऊपर आपने ढेर सारे एक कॉइन रखा है, एकदम शीट को जैसे हम निकालेंगे तो वो ऐसे उछलता हुआ दूर नहीं कॉइन जाएगा, बल्कि वो ऐसे ही सेम नीचे किसी अगर टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो वो उसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से एक्टिविटी ये आती है कि जितने ज़्यादा अगर हम लोग कॉइन्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा। हम लोग अगर अब देखें अगर कॉइन कम है, 1 है, 2 है, ठीक है, तो वो क्या है, उनका मैस हमारे पास कम है, ठीक है, वो कम अपोज कर रहे हैं अपने मोशन को, ठीक है। वो उसका मतलब है कि अगर हमने उनको निकाला भी है तो वो इतना ज़्यादा अपोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आ गए अपनी जगह पे। लेकिन अगर ज़्यादा है किसी का मैस, ज़्यादा कॉइन्स जैसे जैसे करते जाएंगे, फिर हम उस पेपर को निकालेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन वो अपनी चेंज नहीं करेंगे, वो ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे अपने उस मोशन को, और वो अपनी पुराने वाले मोशन में रहेंगे। इसी तरह से हम लोग अक्सर घर में आप लोग देखें कि अगर उनके पास बहुत सारे कुछ मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, कुछ प्लेट्स वगैरह निकालनी होती हैं हम लोगों ने, ठीक है, लाइन में प्लेट्स लगी हुई हैं, आपने कोई एंड वाली निकालनी है, आप बड़े आराम से उसको बाकियों को ऊपर करके नीचे से निकाल देते हैं, तो बाकी जैसी होती हैं बिल्कुल वैसी ही एज इट इज़ अपने उसी ना सीक्वेंस में आ जाती हैं, ठीक है, पड़ी भी रहती हैं हॉरिजॉन्टल में जिस तरह से पड़ी हुई होती हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें एग्जांपल्स आ गई हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।